हेलो बच्चों। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। तो बातें तो मैं करता रहूंगा आप लोगों से, पहले एक चीज दिखाता हूं मैं आपको। तो देखिए, ये एक रजिस्टर है और इसके ऊपर एक डस्टर प्लेस्ड है। देखिए, ये अभी हमारा हॉरिजॉन्टल है, जस्ट वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस कह रहा हूं, नॉट द वाई। धीरे 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 मैंने इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ। अरे बढ़ चल भाई, और चल गया। तो किसी एक एंगल पे ऐसा हुआ होगा कि जस्ट ये एट द वर्ज ऑफ द मोशन रहा होगा। मतलब मोशन में नहीं आया, लेकिन उससे ज्यादा ही मैं अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन करूंगा तो ये मोशन में आ जाएगा। वो एंगल आपका एंगल ऑफ स्लाइडिंग और एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। ठीक, आसान बात थी ना। तो इसको लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, आज का क्या है, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग, इनकी बातचीत है। ठीक। क्या होता है देखते हैं। ये इंक्लाइंड प्लेन पर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इस तरीके से है, ये अल्फा इतना है कि बॉडी प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन इज एट द वर्ज ऑफ द मोशन बट नॉट इन मोशन. So the minimum angle of inclination from the horizontal such that body placed on the inclined plane is at the verge of the motion but not in motion is called angle of repose or angle of sliding. तो इसको लिख लेते हैं बेटा, it is the minimum angle of inclination from the horizontal such that the body placed on the inclined plane is at the verge of motion but not in motion. मतलब मोशन होने ही वाला है पर मोशन में नहीं है। तो वो मिनिमम एंगल हॉरिजॉन्टल से किसी इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग कहलाता है। ठीक है। तो इस एंगल ऑफ स्लाइडिंग यानी कि अल्फा की वैल्यू हम देखना चाहते हैं, तो किस तरीके से देखें भाई, मोशन में नहीं है, वर्ज ऑफ द मोशन पे है। तो इसका एफबीडी बना लेते हैं। एफबीडी बोले तो फ्री बॉडी डायग्राम। तो सरफेस ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन देगी, धरती माता mg फोर्स से इसे बुलाएंगी। आपका इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा mg साइन थीटा आएगा, इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा mg कॉस थीटा आएगा। बेटा ये थीटा की जगह अल्फा है, तो इसे हम अल्फा कर लेते हैं, अल्फा अल्फा अल्फा। अब पीछे की तरफ जो फोर्स आएगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, एफ आर, दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक। अब अल्फा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। देखो इस केस में आपका जो एन है वो बैलेंस्ड हो रहा होगा, बॉडी मोशन में तो नहीं है, तो यानी कि सारे फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए। एन इज बैलेंस्ड बाई एम जी कॉस अल्फा। एंड आपका जो एफ आर लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो बैलेंस हो रहा होगा एम जी साइन अल्फा से। एफ आर एल क्या बराबर होता है, म्यू एस एन के, दैट इज एम जी साइन अल्फा के। और अगर मैं इसे इक्वेशन वन लिख दूं, इसे इक्वेशन टू लिख दूं, तो फ्रॉम इक्वेशन वन अगर हम देखें तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो म्यू एस एम जी कॉस अल्फा बराबर हो जाता है एम जी साइन अल्फा के।
तो बेटा यहां से टेन अल्फा बराबर हो जाता है आपका म्यू एस के, एंड अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस हो जाता है, और यही आपका एंगल ऑफ रिपोज है। अब कहां काम में आएगा, क्या काम में आएगा, जरा ध्यान से सोचो कि अगर आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लेस देन है एंगल ऑफ रिपोज से, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। अगर आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिपोज है, आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा। इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिपोज, द बॉडी इज इन द मोशन, एंड हियर द काइनेटिक फ्रिक्शन विल कम इनटू द एक्शन। सिंपल सी बात है। सो इफ एंगल, अगर आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, मान लीजिए आपका थीटा जो है, ये थीटा बेटा आपका लेस देन अल्फा है, यानी कि इंक्लाइंड प्लेन, ये देखिए अल्फा ये है और थीटा यहां पर है, ये थीटा है ये अल्फा है, तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। अगर आपका थीटा इज इक्वल टू अल्फा है तो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा। अगर आपका थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा है, बॉडी विल कम इन टू द मोशन, और आपका इस समय लग रहा होगा बेटा यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये सारी बातें हैं एंगल ऑफ रिपोज से जुड़ी हुई, जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी बच्चों। आई होप आप लोगों को एंगल ऑफ रिपोज समझ में आया होगा। तो फटाफट स्क्रीन पॉज करो और जितना भी लिखा है नोट कर लो बच्चों। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और खासियत पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कई बार बाईपास या हाईवे पे आप जा रहे हो तो लिखा होता है स्पीड लिमिट। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, मतलब क्यों लिखा होता है 40 पे चलाओ दौड़ाओ, 40 पे 80 क्यों नहीं चलाते, क्या नुकसान होते हैं, कैसे वो सिंबल डिफाइन किया जाता है, या इतनी ही लिमिट पे चलाएं आप, कि सड़कें इस हिसाब से बनाई गई हैं, किस हिसाब से, ये नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा, बताऊंगा आप लोगों को। तो बेटा सड़कें मैं नहीं बनाता, बताऊंगा, गलती से शब्द हो गया गड़बड़। तो बेटा आप लोगों को ये जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कितना टर्न लेना चाहिए, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बैंकिंग ऑफ रोड्स, एंड द सर्कुलर मोशन, और इन टोटल आई कैन से द डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसमें कितना बेंड करना है, कितना झुकाना है, कितना आगे बढ़ाना है, सब देखेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही है, मैं चलता हूं, मेहनत से पढ़ो, जय हिंद।